रिवीजन अब तक, ठीक है, इन शॉर्ट्स में जो लेक्चर 1 में किए। लेक्चर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। टैक्स क्या है? कंपलसरी चार्ज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू। वाई क्यों लिया जाता है? पब्लिक वेलफेयर के लिए, एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, etc के लिए। टाइप्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स का ये भी पूरा हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। डायरेक्ट मीन्स करता है कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को, ठीक है। वेल्थ प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, इंक्रीज एंड वेल्थ पे लगता है, ठीक है। लेवी एंड बर्डन ऑन सेम पर्सन पे होता है। जीएसटी लेवी एंड बर्डन डिफरेंट पर्सन पे होता है, ठीक है। रिग्रेसिव इन नेचर होता है, जीएसटी पे इम्पोज होता है। इनकम एंड वेल्थ पे लगता है, ठीक है। प्रमोट करता है इन्फ्लेशन को। नो डायरेक्ट पिंच नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यूनियन लिस्ट दिया है जिस मैटर पे सीजी बनाएगा लॉ। स्टेट लिस्ट दिया है जिस पे मैटर पे स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। कंकरेंट लिस्ट दिया है जिस पे दोनों मिल के टैक्स जिस मैटर पे दोनों मिल के लॉ बनाएगा। इनकम टैक्स सीजी को पावर देता है, ठीक है, ऑन एवरी इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम छोड़ के। एग्रीकल्चर इनकम पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेने का पावर है उसके पास। सेंटर में इनकम टैक्स एक्ट 1961 है या इनकम टैक्स लॉ है, दोनों है, लेकिन इनकम टैक्स लॉ वाइडर टर्म है, एक्ट इसका पार्ट है, ठीक है। इनकम टैक्स लॉ 50 मार्क्स के अंदर ये सब आता है, ये सब इसका पार्ट है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, रूल 1962, फाइनेंस एक्ट, नोटिफिकेशन सर्कुलर, जुडिशियल डिसीजन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, etc। इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, बनता है कानून से, ठीक है, दैट इज़ पार्लियामेंट बनाता है, एप्लीकेबल होता है होल इंडिया पे। अब होल इंडिया मतलब क्या होता है सर? ठीक है, होल इंडिया मतलब इंडिया मीन्स लैंड प्लस 12 नॉटिकल माइल्स तक। ये इंडिया है तो मान लो इंडिया का टेरिटोरियल वाटर से 12 माइल तक, ठीक है। फिर अगर कोई फिर इंडियन कस्टम वाटर आता है नेक्स्ट 12 माइल तक, ठीक है। और 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है, ठीक है। दैट इज मान लो अगर रिलायंस कंपनी यहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्ट करता है मशीन लगा के तो टैक्स देना होगा 200, भले ही ये 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर ये काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसको टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को देना होगा, ठीक है, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट का पार्ट है। इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है कंटेन्स प्रोविजन ऑफ लॉ हाउ टू इनकम कंप्यूट, हाउ टू टैक्स कैलकुलेट, हाउ टू टैक्स पेएबल, हाउ टू अपील, हाउ टू असेसमेंट, इनकम डिक्लेयर बाय फाइलिंग ITR, फाइलिंग करके क्रॉस चेक विद एविडेंस अवेलेबल, गवर्नमेंट चेक करती है, ठीक है। क्या करना है ये बताता है इनकम टैक्स एक्ट। रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स ये बताता है कैसे करना है, दैट इज़ तरीका बताता है। ये फॉर्म किसके द्वारा किया जाता है? रूल्स CBDT बनाता है रूल्स। CBDT का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये मेक श्योर करता है कंप्लाइंसेस ऑफ प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स फॉलो हो रहा है या नहीं। CBDT कानून इम्प्लीमेंटेशन करवाना काम है इसका, ठीक है। जो भी प्रोविज़न फॉर्म किया है बाय इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स रूल्स का काम है इम्प्लीमेंट करवाना। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स एक्ट कहता है एम्प्लॉयर ने हाउस दिया एम्प्लॉय को, बेनिफिट को इंक्लूड करेंगे सैलरी में। ये बात इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है, बट रूल्स बताता है ये वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, एक्ट कहता है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना होगा, ठीक है, बट रूल्स बताता है ITR फॉर्म नंबर कौन सा लगेगा, ठीक है। प्रीवियस पे हाउ टू कैलकुलेट गिवन इनकम टैक्स रूल वो, ठीक है, जो एम्प्लॉयर दे रहा था वो वाला चीज़। एग्जाम्पल 1, सपोज मान लो कि सेक्शन 32 कहता है, ठीक है, एसेट के लिए डेप्रिसिएशन अलाउड होगा एट द रेट स्पेसिफाइड रेट से, ठीक है, बट इनकम टैक्स रूल बताता है वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगा, ठीक है। रूल्स बताता है कैसे करना है, कौन सा स्पेसिफाइड रेट लगेगा, वो सब रूल्स में लिखा है, ठीक है। सिंस एक्ट बताता है क्या करना है, रूल्स बताता है कैसे करना है। फाइनेंस एक्ट एवरी ईयर आता है 1 फरवरी को, बजट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर लाता है या लाती है, फाइनेंस बिल होता है वो तब, ठीक है। फिर ये चेंजेस प्रपोज करता है इन करेंट इनकम टैक्स एक्ट में, ठीक है, ठीक है, प्रेजेंट इन पार्लियामेंट में, फिर वोटिंग होता है लोकसभा एंड राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट का साइन होता है, फिर बन जाता है फाइनेंस एक्ट। ये चेंजेस लाता है अपकमिंग फाइनेंस एक्ट में। और ये इस तरह से सिंस फाइनेंस बिल 2023 में आया, ठीक है, फिर फाइनेंस एक्ट 2023 फाइनेंशियल ईयर
ठीक है, 2023-24 में कमाया गया इनकम पे लगा होगा। ठीक है, फिर उसी तरह फाइनेंस बिल 2024 में आया, फाइनेंस एक्ट 2024, जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कमाया गया इनकम पे लागू होगा। सिंस इसका प्रोविज़न अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होगा ऑन इनकम अर्न इन फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। ये फाइनेंस एक्ट 2024 एप्लीकेबल होता है 1 अप्रैल 2024 से कमाया हुआ इनकम पे और 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, सपोज सिंस करेंट ईयर 2024-25 फाइनेंस एक्ट 2024 एप्लीकेबल होगा, 23 जुलाई 24 को फाइनेंस बिल 2024 आया फिर से। ठीक है, सिंस इलेक्शन ईयर में 2 आता है, 1 फरवरी को इंटरिम बजट आता है और फाइनल बजट आता है 23 जुलाई को। ठीक है, ये एप्लीकेबल होता है टोटल 31 मार्च तक, और ये एप्लीकेबल होता है 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक। ठीक है, और ये फिर लागू हो जाता है 31 मार्च तक जाएगा ये। ठीक है, फाइनल बजट ये वाला होता है। ठीक है, सिंस मई 25 सितंबर 25 जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए फाइनेंस एक्ट 2024 एप्लीकेबल होगा। बजट आता है एवरी ईयर, फाइनेंस एक्ट में भी हर साल आता है चेंजेस। ठीक है, सिंस एवरी ईयर इनकम टैक्स में अमेंडमेंट होता है। ठीक है, सीए इंटर में इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ेंगे, एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2024, ये पढ़ना है। ठीक है, नोटिफिकेशन इशू कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंस ये कानून है, ये मैंडेटरी होता है डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर दोनों के लिए। एनुअल अमेंडमेंट होता है थ्रू फाइनेंस एक्ट के थ्रू। ठीक है, ड्यूरिंग ईयर इफ़ अमेंड करना है तो गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन लाती है गवर्नमेंट। ठीक है, ऑफिशियल गजटेड के थ्रू वो अमेंडमेंट कर लेगा। सिंस समटाइम फाइनेंस एक्ट में लिखा होता है ऐसा लाइन, दिस प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल फ्रॉम डेट टू बी नोटिफाइड, तो ऑफिशियल गजेटेड में बताएगी गवर्नमेंट कि कब से वो लागू होगा। ठीक है, अब मान लो कि 30/6 को कोई नोटिफिकेशन इशू हुआ, लॉ अमेंडमेंट कर दिया गया। ठीक है, मई 25 पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है, एग्ज़ाम से 6 मंथ पहले का ही नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होता है सीए के सिलेबस में। ठीक है, आईसीआई स्टैट्यूटरी अपडेट देता है, वो एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, सेपरेट वीडियो से ये चीज़ देख लेना, बस इतना ही लिखा है। अब आते हैं सर्कुलर कानून नहीं है। ठीक है, नॉट अ कानून, ये गाइडलाइन है। सर्कुलर एक गाइडलाइंस है जो कि एक्सप्लेनेशन होता है कुछ पॉइंट या टॉपिक से रिगार्डिंग। इशू कौन करता है? सीबीडीटी। एप्लीकेबल और मैंडेटरी होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे, बाइंडिंग है डिपार्टमेंट पे। ठीक है, बट मैंडेटरी फॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बट ऑप्शनल फॉर टैक्स पेयर। बाइंडिंग नहीं होता है टैक्स पेयर पे। इफ सर्कुलर बेनिफिशियल टैक्स पेयर के लिए तो एक्सेप्ट कर लेगा, इफ सर्कुलर बेनिफिशियल नहीं है टैक्स पेयर के लिए तो वो रिजेक्ट कर सकता है। अपील करना है, अपील के लिए जा सकता है, करना होता है ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो टैक्स बन रहा है 1.5 लाख इनकम टैक्स ऑफिसर के अकॉर्डिंग, और टैक्स बन रहा है टैक्स पेयर के अकॉर्डिंग 70,000, तो डिस्प्यूट मैटर हो गया। ठीक है, मैटर है ये, डिस्प्यूटेड मैटर है ये, तो ये अपील करना होगा। ठीक है, अब मान लो कि इनकम टैक्स ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया 80,000 का डिमांड है, 80,000 का डिमांड है, दैट इज़ एओ ने। ठीक है, कर दिया, डिस्प्यूट मैटर है, जाएगा इनकम टैक्स कमिश्नर के पास अपील के लिए। ठीक है, अगर उससे भी कुछ नहीं हुआ तो फिर उसके ऊपर जाना होगा इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। ठीक है, उससे भी कुछ नहीं हुआ तो हाई कोर्ट के पास जाना होगा, सो फिर उससे भी कुछ नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के पास, और वो लास्ट है। ये फाइनल में ये पार्ट है ट्रिब्यूनल वाला, जुडिशियल पार्ट वहाँ है। इफ़ लॉ या तो वहाँ पढ़ेंगे। इफ़ लॉ का प्रोविज़न में एम्बिग्यूटी है, नॉट क्लियर, कन्फ्यूज़न है किसी टॉपिक पर लेके, तो जो भी टॉपिक पे ऐसा होगा तो हाई कोर्ट का डिसीजन को मान सकते हो या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को मान सकते हैं। ठीक है, सी फाइनल में है जुरिस्डिक्शन का पार्ट, सी फाइनल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, हाई कोर्ट का डिसीजन वैलिड होता है स्टेट वाइज। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वैलिड होता है एंटायर नेशन के लिए, ऑल इंडिया के लिए। अब हाई कोर्ट का केस देखो, एग्जांपल यूपी हाई कोर्ट का डिसीजन है, यूपी हाई कोर्ट का डिसीजन लॉ है यूपी में, नॉट एप्लीकेबल इन एनी अदर स्टेट। मतलब उसके यूपी का अगर हाई कोर्ट कोई डिसीजन दिया, उसको तुम वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सेम केस है
यूपी हाई कोर्ट ने टैक्स पेयर के फेवर में डिसीजन दिया है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने टैक्स पेयर के अगेंस्ट में डिसीजन दिया है। सिंस टैक्स पेयर के लिए यूपी का डिसीजन नहीं चलेगा दिल्ली में, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अगर उल्टा केस हो तो यूपी में नहीं चलेगा, ठीक है, कोर्ट नहीं मानेगी, ठीक है। जुडिशियल डिसीजन केस लॉज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट स्टेट पे एप्लीकेबल होता है। हाई कोर्ट का डिसीजन स्टेट पे एप्लीकेबल होता है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट पेज पे पॉइंट है, दैट इज रिवीजन। अब तक इनकम टैक्स लॉ में इनकम टैक्स लॉ के अंदर क्या क्या होता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 होता है, जो क्या करना है ये बताता है। इनकम टैक्स अपील कैसे करना है। इनकम टैक्स रूल बताता है कैसे करना है, एक्ट प्रोविज़न एप्लीकेशन, ठीक है। फाइनेंस एक्ट होता है जो अमेंडमेंट लाता है इनकम टैक्स एक्ट में। फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए फाइनेंस एक्ट 2024 एप्लीकेबल होगा, जो कि मई सितंबर और जनवरी 26 के लिए ये लगेगा। इनकम कंप्यूटेशन होगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 का। टैक्स कैलकुलेशन करना होगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, ठीक है। सर्कुलर होता है जो गाइडलाइन होता है, सीबीडीटी इशू करता है, डिपार्टमेंट में मैंडेटरी होता है, टैक्स पेयर के लिए ऑप्शन होता है। नोटिफिकेशन होता है जो ड्यूरिंग द ईयर अमेंड करता है, ठीक है। सीजी इशू करता है, मैंडेटरी होता है डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर दोनों के लिए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिंस यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंट वाला। जनरली ईयर होता है कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, बट इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर होता है। सिंस इनकम का कैलकुलेशन कब करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मान लो सिंस ये प्रीवियस ईयर है 1/4/23 से लेके 31/3/24 तक, दैट इज़ 23-24 यहाँ पैसा कमाया, ठीक है, 23-24 में इस टाइम तक। तो ये असेसमेंट ईयर उसका होगा 1/4/24 से लेके 31/3/25 तक, दैट इज़ 24-25। ये उस कमाया हुआ पैसा का यहाँ कंप्यूटेशन होगा, ठीक है। 31 पहले तो 31 जुलाई तक फाइलिंग कर देना है, और उसके बाद वो गवर्नमेंट असेसमेंट करेगा। फाइलिंग कर दिए तो अमेंड कर सकते हो उसको, जो फाइलिंग किया है उसको फिर से अपडेट कर सकते हो 31 दिसंबर तक, और उसके बाद नहीं कर सकते हैं। और लास्ट गवर्नमेंट उसको चेक करता है 31 मार्च 2025 तक, ठीक है। 24-25 कैलकुलेशन ऑफ इनकम अर्नड इन फाइनेंशियल ईयर 23-24। इस साल का कमाया हुआ इनकम का कैलकुलेशन और असेसमेंट इस ईयर में होता है, ठीक है। अब आ जाओ प्रीवियस ईयर। ये एक फाइनेंशियल ईयर होता है, प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर है जिसमें इनकम अर्न करते हो, ठीक है। और असेसमेंट ईयर ये भी एक फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें इनकम को असेस करती है डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ इनकम अर्न हुआ, यहाँ इनकम असेस हुआ। इनकम टैक्स कंप्यूट करते हैं, टैक्स डिपॉजिट करते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम ITR फाइल करते हैं, ठीक है। फिर इधर प्रीवियस ईयर इज़ ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर, ठीक पिछला साल असेसमेंट ईयर का, ठीक है। और असेसमेंट ईयर ठीक इमीडिएटली फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर, ठीक नेक्स्ट अगला साल प्रीवियस ईयर का, ठीक है। अब देखो सिंस इस फाइनेंशियल ईयर 24-25 का इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो प्रीवियस ईयर 24-25, ठीक है, होगा इनकम टैक्स का। और असेसमेंट ईयर उसका कौन सा होगा इनकम टैक्स के लिए, 25-26 ये होगा उसका असेसमेंट ईयर, ठीक है। सिंस इफ़ एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर 24-25 पूछे या असेसमेंट ईयर 25-26 पूछे का बात करें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फाइनेंशियल ईयर 24-25 का इनकम का बात कर रहा है, ठीक है। एग्जांपल 1, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो इनकम कमाए हैं उसको उसका असेसमेंट होगा 25-26 में। इनकम कैलकुलेट करना, इनकम टैक्स कैलकुलेशन, ठीक है, इनकम कैलकुलेशन, टैक्स कैलकुलेशन, ITR फाइलिंग, ठीक है, ये सब होगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 का होगा। सिंस प्रीवियस ईयर 24-25 कहलाएगा एंड असेसमेंट ईयर 25-26 कहलाएगा, कुछ भी कहो एक ही चीज़ है, ठीक है। एग्जाम्पल 2, इफ़ प्रीवियस ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 दिया है तो इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-26 का बात कर रहा है, ठीक है। असेसमेंट ईयर 28-29 के लिए, ठीक है, असेसमेंट ईयर 28-29 के लिए प्रीवियस ईयर 27-28 होगा, फाइनेंशियल ईयर 27-28 होगा, ठीक है। 28 में जो इनकम कमाए हैं वो काउंट होगा, ठीक है।
एवरी फाइनेंशियल ईयर इज़ अ प्रीवियस ईयर एज वेल एज असेसमेंट ईयर। 100% करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि कभी वो प्रीवियस ईयर होता है वो किसी का असेसमेंट ईयर भी है, और कभी वो असेसमेंट ईयर है तो वो किसी का प्रीवियस ईयर भी है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए इनकम अर्न करेंगे प्रीवियस ईयर 24-25 में, टैक्स दूंगा ऑन इनकम अर्न लास्ट ईयर, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर होगा उस असेसमेंट ईयर 24-25 में, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए इनकम अर्न करेंगे प्रीवियस ईयर 24-25 में, ठीक है, तो टैक्स देंगे असेसमेंट ईयर में, दैट इज़ 25-26 में, ठीक है। फिर आ जाओ इधर, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए प्रीवियस ईयर है 24-25 और असेसमेंट ईयर है 25-26। सिंस इनकम अर्न कर रहे हैं इस ईयर में और प्रीवियस ईयर 23-24 का इनकम टैक्स पे किया है इस ईयर में, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही है। देखो, अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 का बात हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर बोल दो, प्रीवियस ईयर 24-25 या असेसमेंट ईयर, लेकिन ये अलग चल जाएगा, नहीं यहाँ पे मिस्टेक है, ये दूसरा चाहिए, हटाओ सर। यहाँ सिंपल समझो, प्रीवियस ईयर एक फाइनेंशियल ईयर होता है, सिंस फाइनेंशियल ईयर 1/4 से लेके 31/3 तक ही होता है, बट सम टाइम प्रीवियस ईयर इज़ अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ से भी। सपोज मान लो न्यू बिजनेस 1 सितंबर को कमेंस हुआ, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर 1 सितंबर 24 से लेके 31 मार्च 25 तक होगा। न्यू इनकम सोर्स आ रहा है, सपोज मान लो एफडी करवाए हैं 1/12 को, तो इसके लिए फर्स्ट प्रीवियस ईयर होगा 1/12/24 से लेके 31 मार्च तक, ठीक है, 4 मंथ का ही होगा। सपोज मान लो कोई बिजनेस चालू किए 31 मार्च को, तो एक दिन का ही प्रीवियस ईयर हो सकता है, ठीक है, 31 मार्च से लेके 31 मार्च तक ही। बट असेसमेंट ईयर भी एक फाइनेंशियल ईयर होता है 1/4 से लेके 31 तक, ये ऑलवेज 12 मंथ का ही होता है, सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल कि असेसमेंट ईयर लेस देन 12 मंथ से कम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। ओके, थैंक यू।